जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? बेटा पहले इधर आगे वाली लाइंस फाइनल कर लिया करें यार, काइंडली आगे आ जाए। पहले इधर आगे वाली लाइंस में आ जाए ताकि वो बाद में अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो फिर पीछे बैठ जाए। जी सिंथेसिया लिमिटेड का एक आंसर आपने कंप्लीट करना था यार, कहाँ तक पहुंचा? कहाँ तक पहुंचा है सर? वहीं रह गया, वहीं रह गया, वहीं रह गया सर जहां नहीं रहना चाहिए था। घर तो नहीं रह गया सफा, या घूम गए? ये फिगर्स कंप्लीट करवानी थी काइंडली आपने मुझे, अपने रजिस्टर में आंसर ढूंढना था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कंप्लीट किया? स्पीड अप हो रहे हैं, स्पीड अप हो रहे हैं, कुछ नई चीज शुरू करेंगे। जी जहां तक हुआ था ये ओके प्लीज? जो फिगर्स कल हमने लिखी थी वहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देन बेटा एक प्रॉपर्टी बी आ रही थी IAS 16 से IAS 40 में, ये वर्किंग मेरी तरफ काइंडली देख के जरा बताएं। अगर IAS 16 से 40 में आना हो तो फर्स्ट रिवैल्यू करते हैं और देन फिर फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। तो वर्किंग की है इसकी। रिवैल्यू करने के लिए आपको पहले कैरिंग अमाउंट चाहिए थी, नहीं पहले कैरिंग अमाउंट चाहिए, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी बी आपको कैलकुलेट करनी पड़ी किस मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर 60% क्या भी था, तो देयरफॉर आपने जब वर्किंग की तो 40% करके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाया। आपकी कैरिंग अमाउंट आपके रजिस्टर में आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपकी कैरिंग अमाउंट आपके रजिस्टर में आई 465.364 आई सर। लेकिन सवाल में पढ़े फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पैराग्राफ, एग्जामिनर ने क्या बताया कि कैरिंग अमाउंट उस दिन किसके बराबर ही थी? और सर जी किसके बराबर थी यार? इसलिए कंपैरिजन करने की कोई जरूरत, यही कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू है। सरप्लस आया, लॉस आया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन यही कैरिंग अमाउंट क्या भी बन गई। और आपने फिर इसकी दूसरी एंट्री क्या जहन में सोची? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। देयरफॉर जो हम स्केड्यूल बना रहे थे उसमें यही कैरिंग अमाउंट क्या बन के नजर आ गई? फेयर वैल्यू बन के नजर आ गई। और वर्ड आपने लिख लिए ट्रांसफर फ्रॉम IAS 16। डेफिनेट थोड़ा सा वर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, फ्रॉम टू। पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव? कितना? हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बहस कर रहे थे, ये क्लियर हो गया प्लीज? सरप्लस क्यों नहीं आया, लॉस क्यों नहीं आया, क्या किसके बराबर ही था? देन इस प्रॉपर्टी बी का फर्दर क्या होना है ईयर एंड तक, बताना है आपने। अब ये जो उसकी वैल्यू है ये उसकी कैरिंग अमाउंट बन गई, और देन ईयर एंड पे फिर कंपैरिजन होना है। फेयर वैल्यू बताएं प्रॉपर्टी बी की। 480 का मतलब को गेन आया, गेन आया लॉस आया? तो फेयर वैल्यू गेन आया 14 पॉइंट, कैसे? 480 ढूंढना है माइनस
एनी कंफ्यूजन? डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज हुई? और यार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दिया तो हुआ, हम IAS 40 में आ गए हैं, देयरफॉर सिर्फ कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से कंपेयर हुई। ये मुझे नहीं लग रहा आप लोगों ने सोचा भी है घर जाके, दुनिया लिख रही है देख के, लाइनें लंबी कर रही है देख के, यकीन माने प्लीज जाती है डेफिनेटली। इससे अलावा ना कुछ बनता है मेरा कहना, ना ही शायद कहना चाहिए, लेकिन इस तरह बिल्कुल कुछ नहीं हो सकेगा। मेरा ख्याल है जिन्होंने किया इट शुड नॉट हैव टेकन मोर देन 20 मिनट्स, और इसलिए हमने किया नहीं। लेकिन जिन्होंने सोचा है सारा IAS 40 मेरा ख्याल है कि रिवाइज हो गया, लेकिन जिसने किया उसने करना था। प्रॉपर्टी सी पे है, प्रॉपर्टी सी को इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड किया? कॉस्ट पे, और बहुत सी उसकी फेयर वैल्यूज दी हुई थी, लेकिन अब कौन सी डेट की फेयर वैल्यू चाहिए थी? ये रेंट की कैरिंग अमाउंट बनी फॉर 18, क्योंकि रिड्यूसिंग सॉरी फेयर वैल्यू मॉडल ऑफ IAS 40 है, इसलिए डेप्रिसिएशन बहस में नहीं आई। फॉर 18 का कंपैरिजन करवा दें, किससे करना है? लॉस बन रहा था 23, कैसे? 395 या 418, फेयर वैल्यू कम हो गई है तो 23 लॉस है, लॉस है तो माइनस हो जाना है। एनी कंफ्यूजन फाइनली सर? क्लोजिंग बैलेंसेस बता दें। प्रॉपर्टी ए का क्लोजिंग 0 क्यों हो गया है? प्रॉपर्टी बी का 480 हो जाएगा एंड 395 हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी, और प्रॉपर्टी बी और सी IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो एंड में फेयर वैल्यूज ही उसकी कैरिंग अमाउंट बन जाएंगे। देन बेटा बहुत सी एक्स्ट्रा एक डिस्क्लोजर लिखे हुए थे आपके आंसर में, उसको खुद लिखना पढ़ना है। पता चल गया था क्या क्या लिखा हुआ? जरा पढ़े मेरे साथ, और पेज नंबर 178 सामने रखते जरा। सबसे पहला तो ये बताया हुआ है कि फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। ये किस पॉइंट को ज़हन में रख के लिखा हुआ है? ये सबसे ऊपर पहला लिखा हुआ वेदर। सबसे पहले वेदर बताना होता है ना, वेदर कौन सा वेदर? वेदर द फेयर वैल्यू मॉडल और द कॉस्ट मॉडल इज यूज, उसमें से कौन सा यूज हो रहा था? तो ये इंग्लिश में आ गया। फिर उससे अगली लाइनों में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई रेवेल्यूर इन्वॉल्व हो तो उसका जिक्र भी करना है। अल्फा ब्रदर्स था, इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूर था, मिल रहा है किसी को? उसके नीचे रेंटल इनकम भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं। उसके अलावा बहुत से डिस्क्लोजर और भी थे, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं थे। अगर होते तो यकीनन वो भी ज़हन में आने चाहिए। जरा देख के बता दें और कौन कौन से थे। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस अगर हैं, किसी से कमिटमेंट हुई नहीं है फ्यूचर में कोई एसेट खरीदने वगैरह की। और एक रिस्ट्रिक्शन वाला भी जरा पढ़े, क्या था? प्रॉपर्टी बेचने पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, या इनकम और सेल प्रोसीड्स की रेमिटेंस पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये चीजें देख देख के बार बार रिवाइज करके ही याद होंगी, पेपर में तभी लिखी जा सकती हैं अगर इंसान कोशिश करे। एनी कंफ्यूजन फाइंड इन द रिक्वायरमेंट ए? अच्छा, जो नीचे डिस्क्लोजर है पेज 178 में देखें, दरमियान में जो डिस्क्लोजर है वो नहीं बनाने थे। पेज 178 देखें जरा, पेज 178 के दरमियान में जब फेयर वैल्यू मॉडल ओनली वाले डिस्क्लोजर थे वो नहीं बनाने थे? वही तो बेटा बनाए। ये स्केड्यूल में क्या बनाया है, ये जो टेबल बनाया इसमें क्या बनाया हमने? मैंने आपसे कहा था जो सेकंड पैराग्राफ के डिस्क्लोजर है उसके हम साथ मैंने एक एरो बना के नीचे ले गया था आपको। कौन सा लेजर जहन में रख के स्टेटमेंट अगर बना देंगे तो सेकंड पैराग्राफ के डिस्क्लोजर्स हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर, और हमारे इस क्वेश्चन में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी जिसे कॉस्ट पे रखा गया हो, तो देयरफॉर वो जो नीचे इसमें लिखे हुए हैं वो हमसे एप्लीकेबल नहीं थे। डन है प्लीज? देन एक बी रिक्वायरमेंट भी है, बता दो जरा। ये जैसे इस क्वेश्चन बेटा मांगेगा डिस्क्लोजर्स, तो वो नोट्स में फिर डिस्क्लोजर्स देना आपने। एक बी रिक्वायरमेंट थी जी, किसकी ट्रांसफर की बहस कर रहा था? प्रॉपर्टी ए ने कहां से कहां जाना था? 40 से 16 में जाना था, 40 से 16 में जाना था, लेकिन वो क्या क्या रहा था? अज्यूम करें कि 40 में कॉस्ट मॉडल है, तो देयरफॉर किस वैल्यू पे ही जाना था? कैरिंग अमाउंट पे ही जाना था। लेकिन जरा ये एंट्री मुझे करवानी है, आप लोगों ने की है ये एंट्री?
ये कंप्लीट करना था यार क्वेश्चन, करवाएं जी एंट्री। इस एंट्री को पहले हेड बोल दें इस एंट्री को करने के लिए, लेकिन फिर रिक्वायर्ड क्या होगा कि हमारे पास कैरिंग अमाउंट हो किस प्रॉपर्टी की, ना करें ना करें ना करें, किस प्रॉपर्टी की, ए की या बी की। ए ने कहां से कहां जाना है, 40 से 16 में जाना है, तब ए की आपको कैरिंग अमाउंट चाहिए, कैरिंग अमाउंट चाहिए अज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल अगर हो तो डेप्रिसिएशन पे चार्ज होती है, लेकिन वंस अगेन 40% पे क्यों चार्ज होनी है। तो अपने इधर आप पास देखिए आंसर में आपने वर्किंग की होगी, एक वर्किंग नंबर बताएं जिसमें आपने ये कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट की हुई है। कॉस्ट क्या थी इस प्रॉपर्टी ए की, 750 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बनी है मेरा ख्याल है तकरीबन 3 सालों की, कितनी 65.1 समथिंग, जो बताया आपका आया बता दें जरा, यहाँ शायद राउंड ऑफ हुआ होगा, 65.1 ही है। कैरिंग अमाउंट बताएं 684.9, किसकी कैरिंग अमाउंट है ये, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ए। तो अगर कॉस्ट मॉडल ही है IAS 40 में तो इसी कैरिंग अमाउंट पे इसने ट्रांसफर होना है। एंट्री बताएं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कितने से, अब यहां अगली बात मेरी ध्यान से सुनिएगा जरा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताएं कितने से क्रेडिट, नहीं अभी 684.9 से हो सकती है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं कि लेजर कॉस्ट का अलहदा बना होगा और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अलहदा बना होगा। ये बात किसी को याद आई है, तो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट बाय 750 और देयरफॉर फिर डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा चीज भी डेबिट होगी। ट्रांसफर किस अमाउंट पे होना है, WDV पे, कैरिंग अमाउंट पे, लेकिन सेपरेट लेजर्स बने होंगे बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे, इसलिए कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलहदा अलहदा सामने आ जाएगी। ये याद आ गया प्लीज, एनी कंफ्यूजन फाइनली, ये सही तरह सॉल्व होना चाहिए था यार जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हम मिड टर्म की तैयारी कर रहे थे। अच्छा बेटा अपने अब कल FA1 का जब अब इसमें कोई फर्दर इशू तो नहीं प्लीज, उसके लिए कुछ खास चीजों कुछ खास क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कीजिएगा, तो 5-6 क्वेश्चन मैं फर्दर बता दूं, आपने होपफुली अपनी तरफ से तैयारी शुरू करने का इरादा कर लिया हुआ है, अभी तो कर लिया था यार। तो चंद एक क्वेश्चंस और पेजेस खास तौर पे जरूर रिवाइज कीजिएगा, चंद एक पेजेस कौन कौन से, एक तो सर पेज नंबर 144 था, सॉरी 184 था, 184 देखते जाए जरा क्या क्या कह रहा हूं। 184 एक चेंजेस इन इक्विटी का सवाल था, मिल गया। देन इसी से पीछे पेजेस पे जाके पिछले पेज पे 182 पे एक मंडे लिमिटेड रिवाइज कीजिएगा, कौन से दो हो गए। देन सर जी IAS 20 जो है ना उसको जरा सही तरह से रिवाइज कीजिएगा, खास तौर पे फ्रॉम पेजेस 162 से लेके, अब ये सारे किए हुए पेजेस हैं, बार बार आपने रिवाइज किए हुए हैं, 162 से 177 तक, 171 तक सॉरी, ये जो IAS 20 में वो जो लोअर रेट आया, रिड्यूसिंग बैलेंस आया, कौन से पेजेस के हैं, 162 टू 171। और थोड़ा जरा टाइम IAS 23 सॉरी हाँ जी IAS बोरिंग कॉस्ट IAS 23 को भी दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल इन अ सेंस आई एम ट्राइंग टू से पेज नंबर 56 नहीं सिर्फ 56, पेज नंबर बल्कि सॉरी पीछे जाए जरा, पेज 54 से 57 तक,
देखिए ये भी पता होना चाहिए कि कमेंसमेंट कब होनी है, सीज कब होना है, सस्पेंशन कब आनी है, और जनरल बोरिंग में क्या होना है, स्पेसिफिक में क्या होना है, प्रिंसिपली भी पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि 2-3 सवाल करनी है और इन सवालों को बस देख के फाइनल करी जाए। कौन कौन से पेजेस के हैं मैंने, लेकिन एक 59 भी रखना है जरा, इसमें भी सस्पेंशन, ये सारी चीजें जरा सही रिफ्रेश होनी चाहिए। बाकी और कौन सा, IS 40 तो बीच में आ ही जाएगा ना, IS 8, वो IS 8 चेंजेस निकुटी आ जाएगी। बाकी डेफिनेटली अपनी मर्जी से जो अपने करना करना। ये खास तौर पर ये वाली चीजें जरूर जरा, इसमें मेरा ख्याल है कि शायद IS 8 भी आ गया, रिवैल्यूएशन भी आ गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ गई, डिस्पोजल भी शायद कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो ठीक है, मेन मेन चीजें जरा सारी फ्रेश हो जाएंगी। IS 20 भी आ जाएगा। एक डिस्टिकल रिवाइज करना, बड़ा सा एक सवाल किया था पेज नंबर 220, 220, ठीक है प्लीज। कोशिश करनी है कि कल जरा फारिग हो जाए, एक नई जिंदगी का जरा आगाज होना है कल से ऑनवर्ड्स। जी जी, कुछ कह रहे थे आप मिस्टर दानियाल फ्रेंड। एग्जैक्टली बड़ा टाइम तो मेरे नहीं देख सका मैं, 3-4 सवाल होंगे मेरे ख्याल 1.5-2 घंटे निकाले मेरा, प्लीज यार। सुबह अर्ली 8 से 10 कोई क्लास नहीं, अगर है तो 7 से 9, 8 से 10 डन। कल का टाइम फिक्स है सर, 8 से 10 रात का। और यार मजाक ही है, जिसने जहां देना होगा दे दीजिएगा, जिसका अदरवाइज मसरूफियत है उसका फिक्स है, जिसका उस टाइम मसरूफियत है उनका कोई और फिक्स है। ये क्वेश्चन साइलेंट नहीं रहा, जिसको जो कन्वीनियंट टाइम मिलता है अपनी मसरूफियात में से कुछ टाइम निकालिएगा। रिक्वेस्ट ओके है सर, और सबसे बेस्ट टाइम यकीन माने वही है, लेकिन रात की बात कर रहा हूं या दिन की, उस टाइम निकालना मुश्किल हो जाना आपके लिए। रात नहीं, 8 से 10 मुश्किल हो जाएगा, नमाज भी बीच में आती है इशा की, खाना भी खाना होता है। सुबह वाला बेस्ट है, नाश्ता करें, निकलें हॉस्टल से, सीधे पहुंचे, अकेले ही होंगे, चंद नौजवान और होंगे, कोई हमें 10, 15, 20, 50, 60, 70, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह।